नमस्कार। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 करने वाले हैं। कक्षा 11वीं के गणित का प्रश्नावली 1.1 करने जा रहे हैं। पहले ही आप लोगों को मैं बार बार सूचना दे ही रहा हूँ, फिर आज फिर मैं पुनः बता देता हूँ कि हम लोगों ने समुच्चय क्या है, परिचय, सब कुछ लगभग लगभग चीजें हम लोगों ने कर ली थी। और कल हम लोगों ने उदाहरण कर लिया था। आज प्रश्नावली हम लोग करने जा रहे हैं। तो कोशिश रहेगी कि आज हम लोग पूरे प्रश्नावली को खत्म करें। एक ही वीडियो आपकी पूरी प्रश्नावली 1.1 खत्म। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो सवाल है, आज प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.1 हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रश्नावली 1.1 में। बड़ा प्यारा सा सवाल है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही मजेदार सवाल होगा। आइए देखते हैं क्या लिखा है। तो थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लूं, ठीक है। तो देखिए सवाल क्या है। लिखा है कि निम्नलिखित ये जो नीचे लिखी हुई है में कौन से समुच्चय हैं, कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। ये बोला है कि नीचे यहां पे लिखा है, बताने के लिए पूछ रहा है कि इनमें से जो दिए हुए हैं ये, इनमें से कौन से समुच्चय हैं और इसका औचित्य भी देने के लिए कह रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप ये बताइए समुच्चय किसे कहते हैं। तो समुच्चय कहते किसे हैं? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। मैंने आपको बताया, ये आपकी किताब में ही इसकी परिभाषा अंकित है। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का मतलब आप थोड़ा सा जानिए इस चीज को कि सुपरिभाषित होता क्या है। सुपरिभाषित का मतलब, जैसे मैं आपको ये पूछूं कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, आप मुझसे पूछिए भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो मैं कहूंगा 28 राज्य हैं। आप किसी अन्य व्यक्ति से जाके पूछिए कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, वह भी 28 ही बताएगा। किसी तीसरे व्यक्ति से पूछिए, वह भी 28 ही बताएगा। आप दुनिया में कहीं भी किसी से भी जाके पूछेंगे कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, सारे लोग 28 ही कहेंगे। तो भारत में राज्यों का जो संग्रह है, ये समुच्चय है, क्योंकि ये सुपरिभाषित है। सभी लोग इसकी परिभाषा एक जैसी दे रहे हैं। तो ये सुपरिभाषित संग्रह को, जो सुपरिभाषित है, सु का मतलब होता है अच्छी तरीके से परिभाषित, जिसका जवाब लगभग सारे लोग एक जैसा दे, जिसका उत्तर एक हो, उसे हम लोग समुच्चय कह देते हैं। वैसे समझने के लिए तो ये तो वैसे आपने, यदि हमारे पीछे वाली वीडियो, मैंने वहां पे विस्तार से चीजों को एक्सप्लेन किया है, वो आप देख लीजिए यदि आपने नहीं देखा है। हालांकि यहां भी मैं कोई संदेह का गुंजाइश छोड़ने वाला नहीं हूं। आइए इसको करते हैं। तो यहां पे है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। वो पढ़ चुके हैं। सबसे पहला जो है, लिखा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। ये पूछा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने। मेरे प्यारे बच्चों, वर्ष में टोटल 12 महीने होते हैं, टोटल 12 महीने होते हैं। और हमें यह देखना है कि 12 महीनों में से कौन कौन से ऐसे अक्षर हैं जो जे से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, जनवरी, फरवरी नहीं है, मार्च नहीं है, अप्रैल नहीं है, मई नहीं है, जून नहीं है। हाँ, जून तो है, जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारी चीजें नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा कि वर्ष में कितने महीने थे। तो वर्ष में सभी महीने, मतलब वर्ष में टोटल 12 महीने होते हैं। 12 महीने में से केवल 3 ऐसे महीने हैं जिसकी शुरुआत जो होती है वो जे से, जिस महीने के नाम की शुरुआत जो होती है वो जे से प्रारंभ होती है, जैसे जनवरी, जून, जुलाई। तो ये आप मुझसे पूछिए, ये आप यदि आप मुझसे पूछेंगे, मैं भी यही कहूंगा, जनवरी, जून, जुलाई। आप किसी अन्य व्यक्ति से जाके पूछिए, वो भी कहेंगे जनवरी, जून, जुलाई।
आप किसी से भी दुनिया में पूछिए कि वर्ष के 12 महीनों में से मतलब कौन से कितने ऐसे मंथ हैं, महीने हैं जिसकी शुरुआत जे अक्षर से होती है, तो सारे लोगों का जवाब यही होगा, जून, जनवरी, जून और जुलाई। तो सबका जवाब एक जैसा होगा, कोई अलग अलग जवाब देने वाला नहीं है, क्योंकि यही 3 होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह समुच्चय है, तो हम लोग कहेंगे यहां पे ओनली, हम लोग हाँ में जवाब दे देंगे, समुच्चय है। क्यों समुच्चय है? अपने उत्तर का औचित्य भी हमने लिख ही दिया कि क्योंकि 3 ही है, जनवरी, जून और जुलाई, ये समुच्चय है। ये हम लोगों ने रोस्टर रूप में भी लिख दिया है। वैसे हम लोग हाँ या ना में जवाब देना है, ये है। आइए अब दूसरी परिभाषा की ओर बढ़े। अगला क्या है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। आप प्रतिभाशाली लेखकों की बात करेंगे, अब भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली, आप यदि मुझसे पूछेंगे शायद मेरे लिए प्रतिभाशाली कुछ अन्य लोग हो जाएंगे। मैं विद्यापति को कह दूंगा, वो मेरे लिए प्रतिभाशाली हैं। मैं केसी सिन्हा को बोल दूंगा, ठीक है। मतलब आप किसी गणित के विद्यार्थियों से पूछिएगा, वो केसी सिन्हा का नाम ले लेंगे, अन्य अन्य जो शिक्षक हैं वो उनका नाम ले लेंगे, अन्य जो लेखक हैं। तो भारत में आप तमिलनाडु में जाके पूछिए, वो अपने क्षेत्र के, वो जिसको जानते हैं उसके क्षेत्र में उस भाषा के जो कवि हैं वो उसका नाम ले लेंगे कि वो सबसे अच्छे लेखक हैं। तो यहाँ पे आप भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों के नाम व्यक्तियों के अनुसार वो बदल सकता है। आप मुझसे पूछेंगे, मैं कुछ और बताऊंगा, क्योंकि मेरा फेवरेट कोई और लेखक होगा, आपका जो फेवरेट है वो कोई और लेखक होगा, अन्य आप किसी से पूछेगा शायद उनका जो फेवरेट लेखक होगा, मतलब उनके हिसाब से जो प्रतिभाशाली लेखक होगा वो शायद कोई और होगा। तो इसकी जवाब अलग अलग हो जाएगी। अलग अलग होने की वजह से मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ना, ये सुपरिभाषित नहीं है। इसीलिए हम लोग कहेंगे भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह क्या समुच्चय है? हम लोग कहेंगे नहीं, नहीं, क्योंकि यह सुपरिभाषित नहीं है। क्योंकि यह सुपरिभाषित नहीं है, इसीलिए। चलिए अगला करें। आगे क्या है ये देखिए, यहां पे अगला जो सवाल है वो ये है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह क्या ये समुच्चय होगा? अब विश्व के, आप यदि भारत में किसी से पूछेंगे तो अपने भारत के कोई विराट कोहली का नाम लेगा, कोई MS धोनी का नाम लेगा, कोई किसी का, कोई किसी का, कोई किसी का नाम लेगा। आप ऑस्ट्रेलिया जाइए, वहां के लोग खिलाड़ी का नाम लेंगे। आप इंग्लैंड जाइए, वो वहां के खिलाड़ी का नाम लेंगे, वहीं का लेंगे। तो यहां भी ये जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज है, अब किसी को विराट कोहली पसंद है तो विराट कोहली को ही वो सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। किसी को महेंद्र सिंह धोनी पसंद है तो महेंद्र सिंह धोनी को ही वो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज गिनेंगे। किसी को सचिन तेंदुलकर जी पसंद है तो उनका नाम ले लेंगे। तो यहां पे व्यक्तियों के अनुसार ये आंसर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह होगा। अब यहां बात हो रही है विश्व के, तो भारत के लोग तो भारत के अच्छे अच्छे बल्लेबाजों का नाम लेंगे। आप श्रीलंका जाइए, वहां के लोग बल्लेबाजों का नाम लेंगे। तो यहां व्यक्तियों के अनुसार आंसर जो है ना वो चेंज हो रहे हैं, सब अलग अलग, सबके जो सर्वश्रेष्ठ है अलग अलग है। इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे यह भी समुच्चय नहीं है, यह भी समुच्चय नहीं है। ठीक है, नहीं है क्योंकि यह सुपरिभाषित नहीं है, ये भी नहीं है। चलिए नहीं में लिखते हैं। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। यदि हम लोग बात करें आपकी कक्षा में, जैसे कितने बालक पढ़ रहे हैं, मान लीजिए अभी आप 11th के विद्यार्थी हैं, आपके स्कूल में लड़के तो फिक्स हैं, जितने लड़के का एडमिशन हुआ है वो तो पढ़ ही रहे हैं। आप यदि मुझे बता देंगे कि सर हमारे स्कूल में जो लड़के हैं ना 11वीं कक्षा में, वो 200 लड़के हैं पढ़ते हैं हमारी कक्षा में, ठीक है। अब 200, कोई और जाके वो भी गिन सकता है जाके, हाँ भाई सही सही में 200 ही है, कोई और भी गिन सकता है। कोई और जाए इस चीज को जांचना चाहे तो वह भी गिन सकता है, उनको भी 200 ही मिलेगा।
तो ये फिक्स है, ये फिक्स है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का जो संग्रह होगा यह समुच्चय है, यह समुच्चय है। क्योंकि कोई, जैसे मान लीजिए अब मुझे डाउट हो गया कि नहीं शायद नहीं है, तो मैं जाके गिन लूंगा। जैसे आप मुझसे पूछेंगे कि मेरे यहाँ पे कितने बच्चे बैठे, मैं कहूंगा 200 बच्चे बैठे, आप आके गिन लीजिए 200 ही मिलेंगे, मैं बता दूंगा 200 ही है ना। तो ऐसे करके ये कोई और भी व्यक्ति आएगा वो गिनेगा, वो कहेगा 200 ही है। ऐसे करके ये सुपरिभाषित है, आप आके गिन लीजिए, मैं बता रहा हूं वही है। क्योंकि मेरे कक्षा में, मेरे यहां जो अभी बैठे हुए बच्चे हैं वो 200 है, आप आके गिन लीजिए, मैं भी बता रहा हूं, एक ही बात है। ठीक है, तो ये सुपरिभाषित संग्रह है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, यह सुपरिभाषित संग्रह है। इसीलिए हमने कहा हाँ, क्योंकि यह व्यक्तियों के मत के अनुसार बदल नहीं रहा है। अगला है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब 100 से कम आप यदि लिखेंगे, जैसे आप 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, डॉट 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 करके आप 99 तक लिखेंगे, तो आप किसी को पूछिए, किसी को पूछिए, आप मुझसे कहेंगे तो मैं भी यही बताऊंगा 1 2 3 4 5 फिर 99 तक लिखूंगा। क्योंकि 100 से कम सभी प्राकृत संख्या लिखने हैं। प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है, 100 से छोटा लिखना है 99 तक जाएगा। मुझे पूछेंगे वही जवाब दूंगा, आप किसी अन्य को पूछेंगे वही जवाब देंगे। यहां पे यह भी सुपरिभाषित संग्रह है, तो यहां भी हम लोग इसको कह देंगे हाँ, यह भी समुच्चय है। ठीक है, यह भी समुच्चय है। तो चलिए अगला सवाल करें। अगला ये सवाल है, देखिए लिखा है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक, देखिए ये भी सोचने वाली बात है कि लेखक प्रेमचंद ने जितने भी उपन्यास लिखे वो तो फिक्स है, वो तो फिक्स है, जितने भी उन्होंने उपन्यास लिखे होंगे वो तो फिक्स है, ज्यादा नहीं हो सकता। आप किसी से पूछेंगे वही जवाब देंगे, इन्होंने इतने उपन्यास लिखे। तो ये भी जो होगा यह भी समुच्चय है, तो हम लोग यहां भी हाँ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि किसी से पूछेंगे, उन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं वो तो फिक्स ही है, ज्यादा कम थोड़ी होगा, कोई 5 कह देगा, कोई 20 कह देगा, कोई 50 कह देगा, नहीं। उन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं जो वैलिड है वो लोग बताएंगे, जितने उन्होंने लिखा है। तो ये व्यक्तियों के अनुसार नहीं बदलेगा, यही कारण है कि ये भी समुच्चय है। अच्छा, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, जितने भी समपूर्णांक हैं, समपूर्णांकों का संग्रह, जैसे समपूर्णांक, सम मतलब दो संख्या पूर्णांक माइनस में हो जाए प्लस में हो जाए, तो जितने भी सम पूर्णांक हैं इसका संग्रह तो फिक्स है। ठीक है, इसका आप किसी से भी पूछेंगे कि जितने भी सम पूर्णांक है उसका संग्रह क्या होगा, तो सभी लोग लगभग एक जैसे ही जवाब देंगे, सम पूर्णांक तो फिक्स ही होगा, जितने भी सम पूर्णांक है। तो इसका जवाब भी सबके ये यही होगा लगभग। देखिए पूर्णांक है तो पूर्णांक प्लस में भी होता है, माइनस में भी हो सकता है, मतलब जो सम हो, जैसे -2, -4, -6, बहुत है, सारे लोग यही जवाब देंगे, आप किसी से पूछेंगे। तो यह भी समुच्चय है, यहां भी हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो अभी जो हम लोग अध्याय पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली 1.1 पढ़ रहे हैं, इसमें जितने भी आने वाले, इस अध्याय में आने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो तो फिक्स है। कितने प्रश्न है इसमें, ये प्रश्न आप इस अध्याय में देखेंगे, इस अध्याय में तो फिक्स है कि 6, टोटल 6 प्रश्न है, हालांकि 6 में से बहुत सारे हैं। तो इस ये जो अध्याय हम लोग अभी पढ़ रहे हैं समुच्चय, तो इसमें तो फिक्स है कि कितने क्वेश्चन है। तो जिसमें फिक्स हो, आप मुझे पूछेंगे तो मैं कहूंगा टोटल 6 प्रश्न हैं, अलग अलग हैं। हालांकि देखिए जैसे अभी हम लोग 1 नंबर का कर रहे हैं, फिर 2 नंबर का करेंगे, 3 नंबर का करेंगे, 4 नंबर का करेंगे, 5 नंबर का करेंगे, फिर 6 नंबर का करेंगे, चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही, तो इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, यह भी हम लोग कहेंगे समुच्चय है, क्योंकि फिक्स है, कम ज्यादा नहीं हो सकता। किसी भी आप 11th के विद्यार्थियों से पूछिए कहीं भी, आप उनको कहिए कि ये बताइए आप कि आपका जो पहला चैप्टर है समुच्चय, इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी है, वो भी वही बताएंगे। मुझसे पूछेंगे वही बताएंगे हम, और अन्य किसी से पूछेंगे वह भी वही बताएगा। तो ये सुपरिभाषित संग्रह है, चेंज होने वाला नहीं है। क्या आप इस अध्याय में कितने प्रश्न है वो बदल जाएंगे, कभी नहीं बदलने वाला है, वही रहेगा। तो ये भी समुच्चय है। अब विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब देखिए विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, अब खतरनाक की बात कहें तो अब किसी को
शेर से डर लगता है, किसी को कुत्ते से डर लग जाता है, लड़कियों को कॉकरोच से डर लग जाता है। तो उसके जिसको कॉकरोच से डर लग रहा है, जिसको छिपकली से डर लग रहा है, उसके लिए तो छिपकली ही खतरनाक होगा, उसके लिए तो छिपकली ही खतरनाक है। किसी को मगरमच्छ से डर लगता है तो उसके लिए तो मगरमच्छ ही सबसे खतरनाक होगा। तो यह भी खतरनाक, इसके लिए क्या कहा जाए। तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का जो संग्रह है, तो मैं ये कहूंगा कि ये जो है ना, ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, क्योंकि खतरनाक लोगों के हिसाब से अलग अलग खतरनाक होगा। शायद मेरे लिए और चीज, जैसे आप मुझे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि भाई मुझे सांप से डर लगता है तो मेरे लिए सांप ही खतरनाक है। किसी अन्य के लिए उसको कुत्ते से डर लगता है, किसी को सुअर से डर लगता है, जंगली सुअर से, तो वो उनके उसके लिए वो खतरनाक है। इसीलिए यहाँ पे इसकी भी परिभाषाएं, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का जो संग्रह है, ये भी व्यक्तियों के अनुसार बदल रहा है, अलग अलग इसके आंसर लोग दे रहे हैं। इसीलिए यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, हम लोग कहेंगे ये नहीं है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे नहीं, ये नहीं है, ऐसे करके। तो चलिए अब अगला सवाल करें हम लोग। आगे क्या है, आगे अब दूसरा नंबर का सवाल है। एक नंबर का मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने सारा सवाल कर लिया है। चलिए दूसरा नंबर सवाल करें। दूसरा नंबर सवाल करने से पहले समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सेट क्या है। अब आप लोगों को समुच्चय पता चल गया। समुच्चय एक सुपरिभाषित संग्रह है, फिक्स है। अब जैसे मान लीजिए कोई एक समुच्चय है, देखिए एक सेट है, वैसे इंग्लिश में हम लोग सेट बोलते हैं। आप लोगों को वो आपने यदि नहीं देखा है, वो हमारी जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाली क्लास करवाई है, वो जो हमारी इंट्रोडक्शन वाली क्लास है, यदि वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको एक बार आपको देखना चाहिए। ठीक है, और तो उसको यदि नहीं देखा है तो वो चीज आप देख लीजिए। एक समुच्चय है और उस समुच्चय में ये जो आप देख रहे हैं ये अवयव है, ये अवयव है, 1 2 3 4 5 6, ये अवयव है। ठीक है, एक समुच्चय है जिसका नाम है ए। मेरे प्यारे बच्चों, समुच्चय को हम लोग कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, और उस समुच्चय के अंदर जो ये चीजें रखी है, जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, सारी नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, तो ये इसके अवयव हैं, ये इनके वस्तु हैं, ये इस समुच्चय के सदस्य हैं, या हम लोग कहेंगे का सदस्य है, या का अवयव है, का वस्तु है। तो रिक्त, तो ये अवयव हैं। अब रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, अब लिखा है उपयुक्त प्रतीक। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्रतीक है, इस प्रतीक को वैसे ये यूनानी प्रतीक है, इसको हम लोग वैसे इप्सिलन पढ़ते हैं, बोलते इप्सिलन है, वैसे अपनी बोलचाल की भाषा में हम लोग बोल देते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है संबंधित है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। ठीक है, इस चिन्ह को हम लोग बोल देते हैं बिलोंग्स टू। और ये जो चिन्ह है इस तरीके से ले लिया और इसको काट दिया, काट दिया मतलब संबंधित नहीं है, इसको तो हम लोग कहेंगे का सदस्य है, इसको ऐसे लिख लीजिए, का सदस्य है, या ये लिख सकते हैं, या का अवयव है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं का अवयव है। ठीक है, या का वस्तु है, तो ऐसे भी करके लिख सकते हैं। हालांकि इसको बिलोंग्स टू हम लोग पढ़ देते हैं। बिलोंग्स टू का मतलब एक और है, संबंधित है। ठीक है, संबंधित है। एक ये जो चिन्ह देख रहे हैं इप्सिलन, हमने क्या लिखा, इप्सिलन लिखा, ये लिखना बहुत ही आसान है, इस तरीके से लिखेंगे और ऐसे काट देंगे, ये इप्सिलन है। इस चिन्ह को हम लोग इप्सिलन कहते हैं, यूनानी प्रतीक है, इसको हमने ऐसे करके काट दिया, तो काट दिया तो हम लोग कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब का सदस्य नहीं है। इसको हिंदी में हम लोग जाने, इस चिन्ह को हम लोग वैसे डज नॉट बिलोंग्स टू पर देते हैं, इसका मतलब है कि का सदस्य नहीं है, तब जाके हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये ऐसे एप्सिलन का चिन्ह बनाया और इसको ऐसे करके काट दिया, यूनानी प्रतीक है। ये चीज आप लोगों ने वैसे
ये आप लोगों की जानकारी के लिए बता दिया। तो ये जो चिन्ह है ये बिलोंग्स टू का चिन्ह है, ये जो चिन्ह है डज नॉट बिलोंग्स टू, हम लोग इसको पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, इसको हम लोग पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। हिंदी बोले तो का सदस्य है, का अवयव है, का वस्तु है, ऐसे कह लीजिए, या इससे संबंधित है, या का सदस्य नहीं है, का अवयव नहीं है, इसको हम लोग डज नॉट बिलोंग्स टू से सिद्ध करते हैं, मतलब संबोधित करते हैं, उसको लिखते हैं, वो हम लोग लिखेंगे। जैसे एक समुच्चय है जिसका नाम है ए, अब ए समुच्चय के अंदर कुछ अवयव रखे हुए हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह तक एक समुच्चय के अंदर मेरे प्यारे बच्चों वस्तुएं रखी हुई है, ये आप देख रहे हैं। आइए पहला सवाल करें। इसमें लिखा है कि क्या ये पांच जो अवयव है क्या ए नामक समुच्चय में है, क्या ए नामक समुच्चय में है? हम लोग कहेंगे हाँ, पांच जो है बिलोंग्स टू, मतलब पांच संबंधित है ए से, है ना। देखिए ए क्या है, एक सेट है, एक समुच्चय है, उसमें एक दो तीन चार पांच छह तक संख्याएं लिखी हुई है, क्या पांच संख्याएं इस ए समुच्चय में है क्या? तो हम लोग कहेंगे हाँ, 5 बिलोंग्स टू ए। तो हम लोग ये इप्सिलन चिन्ह मारेंगे, इस चिन्ह का नाम मेरे प्यारे बच्चों इप्सिलन है। कौन सा चिन्ह है ये? इप्सिलन। मैं थोड़ा सा इसको अलग कलर से कर लेता हूं, हम लोग कहेंगे बिलोंग्स टू, ठीक है। हम लोग कहेंगे 5 बिलोंग्स टू ए, मतलब पांच ए से संबंधित है, पांच जो है ना वो ए का अवयव है, पांच जो है ना या ए का सदस्य है, ऐसे करके हम लोग बोल देते हैं इसको। आगे जैसे इसमें देखिए 8 है, क्या 8 ए नामक ए एक समुच्चय है? ए समुच्चय है, समुच्चय को हम लोग कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया, पीछे वाली वीडियो जरूर देखिए आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर भी 8 क्या इसमें है? आप कहेंगे भाई इसमें तो 8 है ही नहीं, तो हम लोग इस तरीके से इप्सिलन चिन्ह बनाएंगे और ऐसे काट देंगे, हम लोग कहेंगे कि 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 8 जो है वो ए का सदस्य नहीं है, 8 ए का अवयव नहीं है, 8 का संबंध ए से नहीं है, ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए जैसे 0 लिखा है, क्या 0 है इस ए नामक सेट में? नहीं है, तो हम लोग कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 है इसमें? हाँ है, तो हम लोग कहेंगे बिलोंग्स टू, ठीक है। ऐसे चिन्ह डालना है सर, क्योंकि बोला है कि उपयुक्त प्रतीक लगाएं, ओनली चिन्ह ही लगाने की चर्चा हुई है इस सवाल में। आइए आगे करते हैं। अगला क्या है, दो, क्या दो संबंधित है ए से? आप कहेंगे हाँ है, तो हम लोग कहेंगे 2 बिलोंग्स टू ए। क्या 10 संबंधित है ए से? 10 तो कहीं है ही नहीं, तो हम लोग कहेंगे 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इस सवाल को कर सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल था, इसमें कुछ था नहीं, आप एक बार इसको देख लीजिए अच्छी तरीके से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और क्योंकि बढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल करें। अगला सवाल क्या है, ये देखिए, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही अद्भुत टाइप का सवाल है। अब हम लोगों को क्या है, अब जो सवाल है, लिखा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप, हम लोग जानते हैं यदि कोई समुच्चय है, सबसे पहले वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग कहते हैं समुच्चय, और समुच्चय को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, पहला तो रोस्टर रूप, दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। तो यहां पे आप देखेंगे रोस्टर रूप में लिखना बहुत ही आसान है। रोस्टर रूप में हम लोग क्या करते हैं, उसके अवयवों को, उस समुच्चय के अवयवों को कॉमा कॉमा लगा के और मंझली ब्रैकेट से घेर देते हैं, ऐसे तो हम लोग लिखते हैं रोस्टर रूप में। हाँ, शर्त यह है कि कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी सदस्य रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे मैं कहूंगा एक शब्द है SCHOOL, स्कूल शब्द है, एक स्कूल शब्द है, ठीक है। अब मैं कहूंगा इस स्कूल शब्द को आप रोस्टर रूप में लिखिए। कैसे लिखेंगे, आप ये कहेंगे कि ऐसे लिखेंगे, कॉमा देंगे, सी लिखेंगे, कॉमा देंगे, एच लिखेंगे, कॉमा देंगे, ओ लिखेंगे, कॉमा देंगे, फिर ओ लिखिएगा? नहीं, यही तो नहीं लिखना है। किसी भी अवयव को रिपीट नहीं करना है, ओ यदि डबल हो, ट्रिपल हो, 4 हो, 5 हो, 12 हो, हमें एक बार ही लिखना है। एल ऐसे लिख के आप मंझली ब्रैकेट दे दीजिए और ये आपका रोस्टर रूप तैयार है, ठीक है। इस तरीके से तो हम लोग लिखते हैं रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में क्या नियम है, आराम से सारे अवयवों को कॉमा कॉमा लगा के लिखिए। शर्त यह है कि कोई भी अवयव रिपीट ना हो, किसी भी अवयव को हमें रिपीट नहीं करना है, ये इसकी शर्त है और कुछ नहीं। तो ये तो वैसे ही मैंने समझाने के लिए लिया है। फिलहाल यहां आप देखेंगे हमारे पास जो सवाल है, एक बार सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रही है वो देखिए, लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों को, ये सारे समुच्चय हैं, को रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर रूप में किस तरीके से लिखना है वो आपको बता दिया गया। आइए लिखते हैं रोस्टर रूप में। अब बहुत ही मजा आने वाला यहां पे,
ये किस रूप में दिया है? आप कहेंगे सर किस रूप में दिया है? तो ये किस रूप में दिया? ये है समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय, हम लोग वैसे समुच्चय पढ़ते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है। ये समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है। इसको हमें जो कन्वर्ट करना है, किस रूप में कन्वर्ट करना है? रोस्टर रूप में कन्वर्ट करना है। मेरे प्यारे बच्चों, रोस्टर रूप को हम लोग सारणीबद्ध रूप भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आइए शुरू करते हैं। अब क्या है, देखिए लिखा क्या है, एक समुच्चय जिसका नाम क्या है? ए है। उस ए में ए के जितने भी अवयव होते हैं ना, उसमें जितने भी अवयव होते हैं, अब बहुत सारे नए बच्चे हैं जो पहली बार आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, शायद आपको ये पता नहीं चलता होगा कि अवयव क्या है। जैसे मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5 6, ये एक हमने लिख दिया। ठीक है, ये किस रूप में है? रोस्टर रूप में है। आप कहेंगे ये रोस्टर रूप में है। इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे? इसके जितने भी अवयव हैं, इसी को हम लोग मेरे प्यारे बच्चों अवयव कहते हैं। सबको 1 2 3 4 5 6 को आप मान लीजिए कि ये सारे क्या है? एक्स हैं। जरूरी नहीं कि आप एक्स ही मानिए, आप वाई मान लीजिए, जेड मान लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो मान लीजिए। मैं तो एक्स मान रहा हूं, मैं तो एक्स मान रहा हूं, और आपको जो ठीक लगता है वो मानिए। आप एक्स की जगह पे वाई भी मान सकते हैं, जेड भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। हमने क्या किया? सारे अवयवों को क्या मान लिया? एक्स मान लिया। अब दिखाना है एक्स क्या है। ये सारे 1 2 3 4 5 6 ये सारे एक्स हैं। एक्स है क्या, ये दिखाना है। हम लोग कहेंगे एक्स प्राकृत संख्या है। क्या है? सारी प्राकृत संख्या। एक्स प्राकृत संख्या है। और 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 अब गहराई से एक्स कैसे लिखेंगे? एक्स जो है वो एक से बड़ा है एक्स, और एक के बराबर भी है। एक्स का जो मान है एक से बड़ा भी तो है। एक से बड़ा जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। एक से बड़ा है एक्स और एक के बराबर भी है। ये जो चिन्ह है हम लोग कहेंगे एक से बड़ा है एक्स, और नीचे जो हमने ये लकीर लगाया है इसका मतलब होता है एक के बराबर भी एक्स है। और एक के एक्स जो है वो 6 से बड़ा और बराबर दोनों है। ठीक है, एक्स का जो मान है वो मतलब एक्स जो है 6 से छोटा है और 6 के बराबर भी है। इस तरीके से लिख के आप इसको मंझली ब्रैकेट से घेर देंगे। ये आपका हो गया रोस्टर रूप, सॉरी ये आपका हो गया समुच्चय निर्माण रूप। और ये हम लोगों ने जो लिखा था वो रोस्टर रूप में लिखा था। फिलहाल अभी जो हम लोग 3 नंबर में सवाल कर रहे हैं वो रोस्टर रूप के सवाल को, इस रोस्टर रूप को हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में कन्वर्ट करेंगे इसमें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये आशा है कि ये आपने समझा होगा। आइए शुरू करते हैं। क्या लिखा है? अब सारे जितने भी समुच्चय थे, ए नाम का एक समुच्चय था, उस समुच्चय के जितने भी अवयव थे उसको क्या मान लिया गया है? ए। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए आप सबसे पहले क्या करिए कि आगे लगा लीजिए मंझली ब्रैकेट। अब वो एक्स है। आगे पढ़िए, ये जो चिन्ह है ये कॉलन चिन्ह है। कई बार बताता हूं, इसका अर्थ ही होता है, वैसे हिंदी में इसको कहते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार है इत्यादि बोलते हैं। वैसे इसको कॉलन चिन्ह बोलते हैं। कौन सा चिन्ह? कॉलन चिन्ह। और ये चिन्ह कहां है? आपको ये ना लो कि मैंने ये, आपको ये ना लगे कि ये चिन्ह पता नहीं मैंने कोई चंद्रमा से ला लिया, कहां से ला लिया। कहीं से नहीं लाया। ये आप किताब देख रहे हैं, आपके एनसीईआरटी किताब में ही सारी चीजें लिखी हुई है। आप डीपली अध्ययन नहीं करते, शायद ये कमजोरी रह रही है। तो इस पुस्तक में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। शुरुआत में आप यहाँ पे देखेंगे सब कुछ मिल जाएगा, इसमें कोई नया नहीं है। ठीक है, इस यहाँ पे कई बार दिखाते रहता हूँ, आगे भी भविष्य में दिखाते रहूंगा जब जब जरूरी पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि ये कहाँ से आया, कैसा चिन्ह था, नहीं था। तो आपको बता दूं कि ये आपके ही गणित का चिन्ह है, इसी में सब कुछ लिखा है। तो इस चिन्ह को कॉलन चिन्ह बोल देते हैं। वो इस प्रकार ऐसे, इस चिन्ह को कौन सा चिन्ह पढ़ते हैं? कॉलन चिन्ह बोलते हैं। आराम से इसको हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, कॉलन चिन्ह। वैसे हम लोग बोलते हैं इस प्रकार से, वैसे हम लोग क्या बोल देते हैं? इस प्रकार से। आइए शुरू करते हैं। तो सारे क्या हैं? सभी अवयवों को हमने एक्स माना। अब कहा है एक्स क्या है, अब उसकी जानकारी दी है। आगे बताया है कि ये एक्स क्या है, कहा है कि एक्स एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है, लेकिन दशमलव में नहीं होता है।
बटा में नहीं होता है, अर्थात अंश बटा हर के रूप में नहीं रहता है, प्रमेय संख्या के रूप में नहीं रहता है, पूर्णांक एकदम कंप्लीट वर्ड होता है, ये आप जानिए। तो x एक पूर्णांक है, बहुत बढ़िया। और तो पूर्णांक प्लस में भी होता है, माइनस में होता है। और बताया है x क्या है, x जो है, x का मान -3 से बड़ा है। तो -3 से बड़ा तो आपका -2 हो गया, -1 हो गया, उसके बाद 0 हो गया, फिर उसके बाद कहा है कि 7 से छोटा है। तो 7 से छोटा में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। और ऐसे करके मेरे प्यारे बच्चों आप इसको कुछ मत करिए, ब्रैकेट लगा दीजिए, बस ये आपका तैयार हो गया रोस्टर रूप। चलिए आइए हम लोग थोड़ा बड़ा इधर कर लेते हैं। ये शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ का फंडा ये आपको शायद समझ में नहीं आया कि मैंने यहाँ पे क्या किया, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो कैसे, चलिए एक बार फिर देखते हैं। एक बार मैं यहां पे करता हूं, जैसे -3 जो है, -3 से बड़ा होगा x, क्योंकि सारे समुच्चय के जितने भी अवयव थे सबको हमने क्या माना है, x माना है। और x जो है वो क्या है कि -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा है। और x का जो मान है वो 7 से छोटा है, -3 से तो x का मान बड़ा है, और x जो है 7 से छोटा है, 7 से क्या है, छोटा है। ये एक शर्त लगा दिया, मैं ग्रेटर देन लेस देन यहां पे नहीं बोल रहा हूं, मैं बड़ा छोटा भी बोल रहा हूं, ठीक है। ऐसे समझिए, -3 जो है वो x से क्या है, -3 से बड़ा है x। ये जो आप ये देख लीजिए, इसका जो मुंह है वो किधर घुमा है, जिधर घुमा हो वो संख्या बड़ी होती है। जैसे हम लोग इन दोनों में देखें तो -3 है और एक तरफ x है, और इसका जो मुंह है वो x की तरफ घुमा हुआ है, तो मैं कहूंगा x बड़ा है, किससे, -3 से। तो -3 से बड़ा होगा x। और अब यहां से आप कंपैरिजन करिए, x और 7 में जब आप तुलना करेंगे आप देखेंगे x से भी बड़ा है 7, इसका मतलब x का जो मान होगा वो 7 से छोटा होगा सारा, और -3 से बड़ा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, -3 से जो बड़ा होगा वो -2 है। आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि -3 से बड़ा क्यों। ऐसे समझिए, आपके पास 3 रुपया कर्जा है, मेरे पास 2 रुपया कर्जा है। आपके पास 3 रुपया कर्ज है, मेरे पास मात्र 2 रुपया ही कर्ज है। बताइए आप में और हम में धनी कौन है। पैसा आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, लेकिन आपके पास 3 रुपये का कर्जा है, लेकिन मेरे पास मात्र 2 का कर्जा है। इसका मतलब आपकी तुलना में मैं ज्यादा धनी हूं, मतलब मैं आपसे बड़ा आदमी हूं, मैं आपसे बड़ा हूं। ये आप ऐसे जानिए। ऐसे ही -3 से जो बड़ा होगा वो -2 होगा, और उसके बाद -1 होगा, उसके बाद 0 होगा। फिर अब कह रहा है कि ये सारे हो गए पूर्णांक, 0 भी पूर्णांक है, क्योंकि कहा है x एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, 0 भी होगा, 0 भी पूर्णांक है। 7 से छोटा है तो यहां पे आप 1 लिखेंगे, यहां 2 लिखेंगे, यहां 3 लिखेंगे, यहां 4 लिखेंगे, यहां 5 लिखेंगे और यहां 6 लिखेंगे। 7 नहीं लिखना है क्योंकि 7 से छोटा है, और इसको इस तरीके से मंझली ब्रैकेट से घेर देंगे, और ये आपका तैयार हो गया रोस्टर रूप। ये रोस्टर रूप आपका रेडी हो गया, ठीक है। ये आपने रोस्टर रूप में इसको पूरा लिख लिया। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। क्या किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। चलिए आइए तब तक हम लोग अगला सवाल करें। अगला दूसरा सवाल क्या है, एक समुच्चय है जिसका नाम बी है, एक समुच्चय है जिसका नाम बी है, ठीक है। एक समुच्चय है जिसका नाम बी है, और उस समुच्चय के जितने भी अवयव थे अब उनको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब इसको हमें किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है। अब x मान लिया। अब बत यहां से सूचना दी है x क्या है, तो लिखा है x जो संख्या है, x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, 6 से कम। x जो है ना 6 से कम प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या 6 से कम 5 होगा, 6 से कम 4 भी होता है, 6 से कम 3 भी होता है, 6 से कम 2 भी होता है, 6 से कम 1 भी होता है। और ये कौन सी संख्या बोला है, प्राकृत संख्या। मेरे प्यारे बच्चों 0 नहीं लिख लीजिएगा, पूर्णांक अब माइनस में नहीं जाने लगेगा, क्योंकि प्राकृत संख्या बोला है कि 6 से कम प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या 1 से ही तो शुरू होती है। तो हम लोग लिखेंगे
जहां एक्स संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है तो हम लोग लिखेंगे 6 से कम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और मंझली ब्रैकेट से इस तरीके से घेर दीजिए। ये आपका रोस्टर रूप तैयार है, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहां पे? आपका इसका वाला आंसर यहां हो गया। कोई टेंशन? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए एक समुच्चय है, एक समुच्चय है जिसका नाम है सी, एक समुच्चय है जिसका नाम है सी, और लिखा है वो सी जो है, एक समुच्चय जिसका नाम सी है, और उस सी समुच्चय में जितने भी अवयव थे उसको कह दिया कि भाई तू तो एक्स है। ठीक है, एक्स है, हम लोग ब्रैकेट देंगे क्योंकि रोस्टर रूप में लिखना है। अब लिखा है एक्स क्या है, जानकारी दी है कि एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का मतलब माइनस में नहीं जाएगा, पूर्णांक नहीं है, प्राकृत संख्या, लेकिन कितने अंक की? 2 अंक की, जिसके अंकों का योग 9 है, जिसके अंक का योग 9 है। अब उनके अंकों का योग 9 दे रखा है, तो बताइए कि आप इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। फटाफट इसको बनाइए। अब अंकों का योग आपको कितना दे रखा है? अंकों का योग 9 दे रखा है, मान लीजिए। वैसे यहां पे 9 नहीं 8 होना चाहिए, मिस प्रिंट है। यहां पे वैसे 8 होना चाहिए, लेकिन 9 ही रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है, 8 ही रहेगा। मान लीजिए, चलिए आपकी किताब में 8 है तो मैं यहां पे 8 बना लेता हूं। ठीक है, यहां पे 9 मेरे पास किताब रखा हुआ है, तो यहां पे 8 दिया हुआ है। ठीक है, गलती से मुझे लग रहा है मिस टाइप हो गया, तीसरा है ना, हाँ 8 दिया हुआ है इसमें, तो 8 ही दिया हुआ है, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 ही रहेगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब लोग चूंकि आपकी किताब में 8 दिया है तो हम लोग 8 से बनाएंगे। तो अंकों का योग 8 है, तो हम लोग शुरू से 1 से, जैसे अंकों का योग क्या है, आप कहेंगे 1 में यदि मैं 7 जोड़ूंगा तो क्या 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यदि 2 में मैं 6 जोड़ूंगा तो क्या 8 हो जाएगा। 3 में यदि मैं 5 जोड़ूंगा तो क्या 8 हो जाएगा। 4 में मैं 4 जोड़ूंगा, क्या 8 हो जाएगा। 5 में मैं 3 जोड़ूंगा, क्या 8 हो जाएगा। 6 में 2 जोड़ूंगा, क्या 8 हो जाएगा। 7 में 1 जोड़ूंगा, क्या 8 हो जाएगा। 8 में 0 जोड़ूंगा, क्या 8 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका कंप्लीट तैयार हो गया, ये आप इसको देख लीजिए। ठीक है, ओ तेरी, मोबाइल भी बंद हो गया। चलो ठीक है, तो ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत है? बस यही सारी संख्या हैं। अब कहेंगे कि आप कैसे लिखेंगे, तो आप 1 से लिखना शुरू करिए। पहले 1 दीजिए, फिर 2 लिखा, फिर हमने 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 तक लिखा। इसमें वो संख्याएं हम लोगों ने जोड़ना शुरू कर दिया, सारा ही लिख लिया हम लोगों ने। तो ये हमारा रोस्टर रूप में तैयार हो गया। आगे हम लोग डी नंबर करते हैं। डी नंबर में क्या लिखा है? डी नंबर नहीं, 4 नंबर है, और डी एक समुच्चय है। डी समुच्चय को हमें रोस्टर रूप में लिखना है। लिखा है कि सारे समुच्चय के जितने भी अवयव हैं सबको एक्स मान लिया। एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। अब एक्स एक अभाज्य संख्या 60 का भाजक है। इसके लिए आप क्या करिए, 60 का भाजक है मतलब 60 से भाग लग रहा है। अब यहाँ पे 60 को क्या करिए, फ्रैक्शन करिए। जैसे 2 से आप लगाएंगे यहाँ पे कितना होगा, 30 होगा। फिर 2 से लगाएंगे यहाँ पे कितना होगा, 15 होगा। फिर आप 3 से लगाएंगे यहाँ कितना होगा, 5 होगा। फिर अब तो लगेगा ही नहीं। ठीक है, अब बनाइए कि कितने कितने होंगे। जैसे 2 में भी 60 से भाग लग जाएगा। अब 2 गुना 2 करेंगे, 4 में भी 60 से भाग लग जाएगा। 3 गुना 2 करेंगे, 6 में भी 60 से भाग लग जाएगा। और फिर पहले हम लोग सीक्वेंस में लिखने का प्रयास करते हैं। पहले 2 है तो 2 लिख लीजिए, 3 है 3 लिख लीजिए, 4 में भी 60 से भाग लग रहा है, 5 में भी लग रहा है, 5 है तो। उसके बाद 6 में भी लग रहा है, 6 में मतलब 6 से भी 60 में भाग लग रहा है, 10 से भी लग रहा है। ठीक है, और 12 से भी लग रहा है, 12 से लगने के बाद फिर 15 से भी लग रहा है, और मतलब जिससे भी 60 से भाग लगे।
वो सारा फिलहाल हम लोगों को पहले लिखते हैं। 15 से भाग लगा, फिर 20 से भी तो भाग लग रहा है, फिर 30 से भी तो भाग लग रहा है, और 60 से भाग लग रहा है। ये सारी संख्याएं थी जो 60 से भाग लग रही, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 10 से, 12 से, 15 से, 20 से, 30 से और 60 से। इन सारी संख्याओं से 60 से भाग लग रहा है। ठीक है, तो अब इनमें से क्या लिखना है कि x एक अभाज्य संख्या, लेकिन सारा नहीं लिख लेना है। x कहा है x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या वह है जो एक से और खुद से ही भाग लगे। जैसे अभाज्य संख्या को की हम लोग बात करें तो 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक से और खुद से जो भाग लगे। और उसके बाद बस 2, 3, 5, 3 ही है, बाकी सारे भाज्य संख्या है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 है, 3 है और ये 5 है। इसको ऐसे मंझली ब्रैकेट से घेरेंगे और ये आपका हो गया रोस्टर रूप। क्योंकि आपको अभाज्य संख्या लिखनी ही, सारी नहीं लिखनी, हमने लिख लिया सारा ही लिख लिया कि जो जो 60 से भाग लग रहा था उसमें से जो अभाज्य संख्या था उसको हम लोगों ने निकाल लिया, जो अपने काम की चीजें थी। अब बाकी सारा फेंक दिया, साइड में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। किस रूप में? रोस्टर रूप में। सारी चीजों को हम लोग रोस्टर रूप में लिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है 5वें नंबर में जो सवाल है वो लिखा है कि एक समुच्चय है ई नाम का कोई समुच्चय है, इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि किसी भी रोस्टर रूप में लिखने का एक शर्त है कि कोई भी अवयव जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि यदि उस शब्द में डबल लेटर जैसे SCHOOL स्कूल में वो 2 बार आया था लेकिन हमने लिखा एक ही बार, तो रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में शब्द के सभी अक्षर, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इस शब्द के जितने भी अक्षर हैं, अक्षरों का जो समुच्चय है वो रोस्टर रूप में लिखना है। तो टी तो लिखना है, आर हम लोगों ने लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। फिर आई हम लोगों को अब लिखना है, उसके बाद हम लोगों को जी भी लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोगों को ओ लिखना पड़ेगा, फिर हम लोगों को एन लिखना पड़ेगा। लेकिन फिर आगे ओ आ गया, ये नहीं लिखना है, क्यों? तो इसके लिए मैं एक आपको तरीका बता देता हूं शॉर्टकट। इसमें जो रिपीट शब्द है ना, रिपीट वाले को काट लीजिए। रिपीट क्या है? जैसे टी भी रिपीटेड है, टी को काट लीजिए। आर भी रिपीट है, आर को काट लीजिए। तो 3 वर्ड कटेंगे, बाकी सारे रहेंगे। GON, उसके बाद क्या है M यहाँ पे, उसके बाद आप M लिख लीजिए। कॉमा देना ना भूलें, कॉमा जरूर दें। M, फिर E और उसके बाद Y, ये और मंझली ब्रैकेट से दे दीजिए। ये आपका हो गया रोस्टर रूप तैयार। तो कोई भी जो अवयव है, कोई भी शब्द है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, रोस्टर रूप का ये नियम है। आगे चलिए हम लोग 6 नंबर का करें। 6 नंबर में एक F है, आशा है कि ये आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा। ये तो आराम से लिख लेंगे। जो डबल है उसको काट लीजिए। अब दोनों को नहीं काटना है, एक काटना है, क्योंकि डबल है तो एक ही लिखना है। जैसे टी डबल था, टी हम लोगों को नहीं लिखना, एक टी हमने काट दिया। ई भी डबल था, एक ई काट दिया। तो जो शेष बचा वो लिखेंगे। क्या बचा? तो बी बचा। फिर क्या बचा? तो एक ई बचा है। फिर क्या बचा? तो टी बचा। फिर क्या बचा? तो आर बचा। तो इसको हम लोग घेर देंगे और ये हमारा हो गया रोस्टर रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमें करना है। चलिए आगे का सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल अब क्या आया, अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात हो जाएगी। अब अभी हम लोगों ने समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा था, उसको हम लोगों ने रोस्टर रूप में कन्वर्ट किया। अब क्या है, अब जो अगला सवाल है वो रोस्टर रूप में दिया हुआ है, अब समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, आप यहां बस देखते रहिए। क्या लिखा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करिए। तो दिया किस रूप में? रोस्टर रूप में। लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। आइए पहले देखते हैं कि सारी संख्या क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि 3, 6, 9, 12 जो है ये प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या को हम लोग क्या लिखते हैं? n, नेचुरल नंबर। हम लोग क्या लिखते हैं? n लिखते हैं। ठीक है, हालांकि n नेचुरल नंबर है और उनके सेट्स को हम लोग तो n से सूचित करते हैं, बड़ी n से, लेकिन उनके अवयवों को हम लोग छोटी n से सूचित करते हैं। ये नेचुरल नंबर है सारे, 3, 6, 9।
12 नेचुरल नंबर है। तो इसके लिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमें किस रूप में लिखना है? समुच्चय निर्माण रूप। तो आइए, एक सेट है ए और इनके जितने भी अवयव हैं, तो इसका नियम क्या है कि सारे अवयवों को हम मान लेंगे। क्या मान लेंगे? सारे अवयवों को हम लोग मान लिए एक्स है। आप चाहे तो वाई मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने एक्स माना है। जितने भी 3 6 9 सबको एक्स मान लिया। तो अब लिखना है एक्स क्या है। एक्स क्या है? अब आप देखेंगे एक्स क्या है। एक्स क्या है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक्स के विषय में आप क्या लिखेंगे? तो हम लोग कहेंगे, अब ध्यान दीजिए, एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पे क्या बन रहा है, थोड़ा सा इधर देखिए आप। जैसे एक में यदि हम 3 से गुना कर दिए तो आपका कितना हो गया? 3। फिर 2 में भी हम लोगों ने क्या कर दिया? 3 से गुना कर दिया, तो कितना हो गया? 6। क्या यही है? 2 में हम लोगों ने फिर सॉरी, यहाँ पे 3 होगा, नंबरिंग ठीक चलेगा क्योंकि ये सारे प्राकृत संख्या हैं। और इसमें हम लोग 3 से गुना कर देंगे, 3 तिया कितना हो गया? 9। और फिर यहाँ पे 4 में हम लोगों ने 3 से गुना किया तो कितना हो गया? 12 हो गया। क्या इसी फॉर्मेट में है? आप कहेंगे हाँ इसी फॉर्मेट में है ना, इसी फॉर्मेट में। एक में 3 से गुना कर दिया, फिर 2 में 3 से गुना कर दिया, फिर 3 में 3 से गुना कर दिया, फिर 4 में 3 से गुना कर दिया। तो ये 1 2 3 4 क्या है? 1 2 3 4 आप कहेंगे सर ये नेचुरल नंबर है, ये प्राकृत संख्या है जिसकी शुरुआत 1 से होती है। और उन प्राकृत संख्याओं में 3 से सब में गुना किया हुआ है, तब जाके 3 6 9 और तब जाके 3 6 9 और 12 हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो जहां x जो है, ये x जो है, x बराबर है 3n। 3 में किसे गुना किया गया? n से। इसको हम लोग छोटी n लिखते हैं, ठीक है। n से गुना है 3n। ये थोड़ा देख लीजिए, ये तो आपको समझ में आ ही गया। इसको एक सेकंड कुछ देर के लिए रहने देते हैं। ये आप देखिए, मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूं हटा के। तो ये एक समुच्चय है, इसको हम लोग इस तरीके, सबको हम लोगों ने क्या माना है? x माना है। अब जानकारी देना है x क्या है। तो हम लोग कहेंगे जहां x बराबर क्या है? 3n है, मतलब 3 में n से गुना किया गया है। जहां n जो है वो बिलोंग्स टू n है, कैपिटल N। तो देखिए छोटी n, ये जो आप देख रहे हैं ये भी प्राकृत संख्या है, ये भी क्या है? प्राकृत संख्या है। जो अवयव को तो हम लोग छोटी n से सूचित करते हैं, जितने भी प्राकृत संख्या हैं वो मतलब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से है, इसीलिए n बिलोंग्स टू n और n बिलोंग्स टू n। आप चाहें तो इतना भी करके छोड़ सकते हैं, n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? मैंने कर लिया a, पूरे इस पूरे सेट को हम लोगों ने x माना। और x क्या है? तो x जो है वो 3 में n से गुना करके है, और n संबंधित है n से। और मैं यहां पे लिख देता हूं, अब इसको मिटा ही देता हूं, जगह भी कम बच रहा है, इसको मिटा ही देता हूं, ठीक है। और हम लोग लिखेंगे, और अब n क्या है? जहां n क्या है, अब n के विषय में लिखना है। n क्या था? 3 से तो गुना था, तो n किससे गुना? यहां पे देखिए, हम लोगों ने 1 से गुना किया 3 में, तब जाके 3 हुआ। फिर 2 से गुना किया 3 में, तब जाके 6 हुआ। फिर 3 से गुना किया 3 में, तब जाके 9 हुआ। और फिर 4 से गुना किया 3 में, तब जाके 12 प्राप्त हुआ। 12 तक यहां संख्या है, तो जहां n क्या है? ये सारी तो n है। अब और हम लोग कहेंगे n जो है वो बड़ा है, एक से बड़ा है n, और ये चिन्ह बराबर का भी है। मतलब n जो है ना वो एक से बड़ा भी है, n जो है वो एक से बड़ा भी है। और ये नीचे जो आप डंडा देख रहे हैं, लकीर देख रहे हैं, ये एक n जो है एक के बराबर भी है, क्योंकि n का मान एक भी तो है। और n जो है वो 4 से छोटा भी है, और 4 के बराबर भी है, क्योंकि 4 भी है और 4 से छोटा भी है 3। ऐसे करके हम लोग इसको फुल स्टॉप से ऐसे लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया। अभी हम लोगों ने इस रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया। ये था 1 नंबर का सवाल।
तो ये थोड़ा सा देखिए, इसमें सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब आप 11वीं कक्षा के विद्यार्थी है। थोड़ा थोड़ा दिमाग तो आपको बढ़ाना ही चाहिए, लगाना ही चाहिए। कम से कम आपको मेरा मानना है, कम से कम आप 3 से 4% अपने दिमाग को कम से कम यूज करें, कम से कम 3-4% भी तो इसको खपत करें। 3-4% में ही आपका काम हो जाएगा, अच्छी तरीके से हो जाएगा, ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। 3-4% में ही पता नहीं आप कौन कितने बड़े बड़े रिसर्च कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग एक और सवाल लें। अब एक क्या है, एक समुच्चय बी है। अब समुच्चय बी में कुछ अवयव हैं। अब यहां पे आप देखेंगे तो 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। ये कैसे करके है, इसको आप थोड़ा सा देखेंगे कि ये किस प्रकार से है। कीजिए, उस फॉर्मेट में लागू नहीं हो रहा है। ये क्या है, जैसे अब यहां पे देखेंगे, 2 पे घात 1 करेंगे तो 2 ही होगा क्या? ठीक है। अब 2 पे घात 2 करेंगे तो 4 ही होगा क्या? अब 2 पे घात, चूंकि n हम लोग बढ़ा रहे हैं, 3 करेंगे तो 8 ही होगा क्या? और 2 पे घात 4 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 2 पे घात कहीं 5 करेंगे तो 32 ही होगा क्या? क्या आप लोगों ने इसको देखा? इस तरीके से इसको सेट किया हुआ है। थोड़ा सा देखिए, रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण में लेने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना ही पड़ता है। ठीक है। तो 2 पे घात हम लोगों ने 1 रखा, तो यहां पे 2 क्या है, अब देखिए, ये 1 2 3 4 5 जो है, आप कहेंगे ये है नेचुरल नंबर। ये कौन सा नंबर है? ये नेचुरल नंबर है, अर्थात प्राकृत संख्या है। ये प्राकृत संख्या है घात पे। तो हम लोग कह सकते हैं सबको, हम लोग 2 4 8 16 32 को, सबसे पहला जो हम लोगों का तरीका है, सबको हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। अब यहां देना है एक्स क्या है, जहां एक्स बराबर जो है वो 2 पे घात n है। क्या ये बात सही है? एक्स जो है वो 2 पे घात क्या है, शुरुआत तो यहीं से हो रही है। 2 पे घात 1 2 3 4 5 प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या को हम लोग n से सूचित करते हैं। ये क्या है, 2 पे घात n है, और n जो है वो बिलोंग्स टू n है। मतलब n जो है, n समुच्चय का अवयव है। मतलब ये जो n आप देख रहे हैं ना, बड़ी n, बड़ी n हम लोगों ने लिखा, बड़ी n पहले ही आप लोगों को मैंने कहा था शुरू शुरू में, जो बड़ी n होता है ना, वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हम लोग किससे सूचित करते हैं, n से। ये आपकी किताब में भी है, हालांकि हम लोगों ने जिस समय समुच्चय का परिचय आप लोगों को हम लोगों ने कराना शुरू किया था, उस समय ये चीजें करवाई गई थी, और आप हमारी वो वीडियोस देख सकते हैं, या फिर तो आपके एनसीईआरटी किताब में वो चीज लिखा है पहले से, शुरू में ही चीजें दी हुई होगी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसी किताब में, आप देख सकते हैं, या फिर आप हमारी वीडियो देख लीजिए, और नहीं देख पाने का टाइम मिल रहा है वीडियो, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे देख लीजिए। ये सारी चीजें यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ कॉर्नर पे, ये आप देखिए यहाँ पे। तो इसमें सारी चीजें आपको मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है n जो होता है वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, z पूर्णांकों का समुच्चय है। वैसे इसको गहराई से हमने बताया है, फिर भी यदि आपको उतना भी टाइम नहीं है तो आपके इस किताब में लिखा है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, यहां से आप कर लीजिए। ठीक है। अब क्या है, तो जहां n जो है, तो प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है उसको हम लोग बड़ी n से सूचित करते हैं। ठीक है। वो प्राकृत संख्याओं का क्या है, समुच्चय, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और जहां तक भी प्राकृत संख्या जाए वो है। और समुच्चय के जितने भी इस अवयव को, समुच्चय के अवयवों को हम छोटी n से सूचित करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पहले ही बताया था। तो n का जो संबंध है, ये छोटी n, ये बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है उसी से संबंधित ये n है। क्या ये चीजें आपको समझ में आई? यदि आपने, चलिए ठीक है, देखिए हमारा उद्देश्य है कि आपको यहां भी मैं बहुत सारी चीजें समझा दूं, यदि आपने नहीं भी किया। हालांकि यदि आप पीछे देख के आते हैं तो आगे आपको कोई टेंशन होने वाला नहीं है, तो आपको हमेशा पीछे देख के ही आना चाहिए। ये आपने देख लिया, ठीक है। और कहां तक का घात यहां पे है, देखिए ध्यान से, यहां, यहां जो अपने पास घात है वो यहां तक है।
तो n बिलोंग्स टू n, और हम लोग यहां पे लिखेंगे और अब ये लिखना पड़ेगा n क्या है। तो n क्या है, जो n एक से बड़ा है, इसको मिटाता हूं, ये चीज तो आपने देख ही लिया। n जो है, n एक से बड़ा भी n है, बराबर भी है, क्योंकि हम लोगों की जो शुरुआत हुई थी 2 पे घात 1 से शुरू हुई थी, तब ना हम लोगों ने 2 कहा, और 2 पे घात फिर 2 रखा, तब ना 4 कहा, और 2 पे घात 3 रखे, तब ना इसको हम लोगों ने 8 कहा, और फिर 2 पे घात 4 रखा, तब ना इसको 16 कहा, और 2 पे घात 5 रखा, तब ना ये 32 हुआ। ऐसे थोड़ी हुआ है 32, इस प्रकार का ये हमारा रोस्टर रूप में दे रखा है, तो हम लोगों को उसको बताना है। तो एक जो है n का जो मान है वो एक से बड़ा है। एक से बड़ा क्यों है, क्योंकि ये सारे n के मान है, ये जो मैं आपको घेर रहा हूं ये सारे n ही तो हैं, n का मतलब है प्राकृत संख्या ही तो हैं। तो ये क्या है, n जो है वो एक भी है, एक भी है, इस चिन्ह का मतलब है n एक भी है, और एक से बड़ा भी है, क्योंकि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और n का जो मान है वो 5 भी है। देखिए n 5 से बड़ा भी है, यदि आप यहां लिखेंगे, देखिए 5 से बड़ा तो नहीं होगा, तो n n का जो मान है 5 से छोटा भी है और 5 के बराबर भी है। इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। ये वाला, ये ये वाला थोड़ा सा फंडा मुझे लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगी। आप लगे रहिए, धीरे धीरे आपको ये भी चीजें समझ में आने लगेगी। तो ये था, हम लोगों ने इसको रोस्टर रूप में लिख दिया आराम से, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी झंझट के। ये था रोस्टर रूप। तो बच्चों इसको आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मुश्किल है। तो चलिए हम लोग और सवाल लें। अब सी नंबर में जो लिखा है, देखिए 3 नंबर का जो सवाल है, एक समुच्चय जिसका नाम है सी है, उसमें वह 5 है, 25 है, 125 है, 625 है। अब इस सारे समुच्चय के अवयवों को आप क्या मानेंगे? आप कहेंगे सर एक्स मानेंगे, बार बार आप बता रहे हैं, ठीक है आप एक्स मान लीजिए। और एक्स क्या है, अब एक्स को आप लिखेंगे एक्स क्या है। अब ध्यान दीजिए, 5 पे, अब मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं क्योंकि कई बार मिटाना पड़ता है। देखिए 5 पे घात 1 करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, और 5 पे घात यदि 2 करेंगे तो आपका कितना होगा, 25 होगा। 5 पे घात 3 करेंगे तो 5 25 पंचे 125, 125 होगा। 5 पे घात यदि 4 करेंगे तो 5 25 पंचे 125 गुना 5 करेंगे 625 होगा। तो आपका 625 तक का दिया हुआ है, एज इट इज है। तो जहां n x का जो मान है, x जो है, x बराबर है 5 पे घात n के, ठीक है। ये सारा n ही तो है, ये सारा प्राकृत संख्या ही तो है कि नहीं है? हाँ, ये सारी प्राकृत संख्या है। x का जो मान है 5 पे घात n है, 5 पे घात n है, और n जो है वो बिलोंग्स टू स्मॉल n। ये जो n है बिलोंग्स टू n, ये n समुच्चय के अवयव हैं। ये छोटी n जो है, n क्या है, बड़ी n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है, और छोटी n जो हम लोगों ने लिखा उसी प्राकृत संख्याओं की ये अवयव है, मतलब उनके सदस्य 1 2 3 4, ये प्राकृत संख्या के तो हैं। इतना हम लोगों ने लिखने के बाद आगे जो करना है, आगे ये लिखना है, और अब ये बताना है कि n क्या है। तो हम लोग कहेंगे 1 से बड़ा है n, और 1 के बराबर भी है। n जो है 1 के बराबर, क्योंकि n का मान यहां 1 है, और इधर देखेंगे n जो है 1 से बड़ा है, इसीलिए हमने कहा 1 से बड़ा होगा n, n के बराबर भी है। और n जो है किससे, 4 से छोटा भी है। देखिए n का मान जो है 4 से छोटा भी है, तो 4 के बराबर भी है, क्योंकि n बराबर 4 भी तो है, और 4 से छोटे भी हैं। तो n का मान जो है 4 से छोटा है, इसका मतलब n से 4 बड़ा होगा, तो n का मान 4 से छोटा होगा। और यहां पे आप इसको मंझली ब्रैकेट दीजिए, ये आपका हो गया समुच्चय निर्माण रूप। चलिए आइए फटाफट ये करते हैं। अब जैसे देखिए 2 है, 4 है, 6 है, ये आप क्या लिखेंगे? क्लियर एकदम चौड़े में लिखा है, खुले आम लिखा है कि ये 2 4 6 क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, 2 4 6 क्या है? ये सम संख्याओं का समुच्चय नहीं है क्या? क्या ये सम संख्याओं का समुच्चय नहीं है? 2 4 6, अब 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट करके जा रहा है, क्या ये सम संख्याओं का समुच्चय नहीं है? तो हम लोग लिखेंगे
कि सभी सभी को हम लोग क्या मान लेते हैं, जितने भी अवयव थे सबको x, और x क्या है, x एक x जो है सम संख्याओं का समुच्चय है। और इसमें क्या करिएगा, सबको हमने x माना और x सम संख्याओं का समुच्चय है, सारी सम संख्या है। x किसके समुच्चय हैं, x आपके सम संख्याओं के समुच्चय हैं। क्या ये क्लियर है, ये क्लियर हो गया। x आपके कौन से संख्याओं के समुच्चय हैं, सम संख्याओं के समुच्चय हैं। x सम संख्याओं का समुच्चय है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि m सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, क्योंकि 2 4 6 भी प्राकृत संख्याएं हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है इसमें। तो ये तो हो गया। अब आगे ये देखिए 1 है, 4 है, 9 है, फिर ऐसे करके 10 तक है। अब देखिए ये कैसे है, 100 तक ऐसे करके लिया गया है। तो एक, अब यहां पे आप इसको लिखेंगे ई नंबर में, तो इस सब को क्या लिखना पड़ेगा, तो ई एक सेट है, ठीक है, इसको हमें लिखना है, सभी अवयवों को हमने क्या माना है, एक्स माना। अब एक्स क्या है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए एक पे स्क्वायर किया, ध्यान रखिएगा, एक पे स्क्वायर किया तो एक ही आया, 2 पे स्क्वायर किया तो 4 आया, फिर 3 पे स्क्वायर किया तो 9 आया। ऐसे करके लास्ट में किस पे स्क्वायर करेंगे, हम लोग कहेंगे 10 पे स्क्वायर कर रहे हैं, तब जाके 100 आ रहा है। तो अब यहां जो आप लिखेंगे किस पे स्क्वायर हो रहा है, किस पे स्क्वायर हो रहा है, आप कहेंगे n स्क्वायर हो रहा है, जहां x बराबर क्या है, n पे स्क्वायर है। अब इस बार मेरे प्यारे बच्चों n पे घात 2 है, क्यों, देखिए एक आपका प्राकृत संख्या हो गया, 1 2 3, ये सारे प्राकृत संख्याएं 10 तक, और इस पे आपका घात हर जगह सिर्फ 2 2 2 ही घात हो रहा है। तो इस बार आपने क्या किया, प्राकृत संख्या पे घात 2 2 डाला है, और ये जो n है तथा हम लोग कहेंगे n जो है वो संबंधित है किससे, इससे। और अब आपको लिखना है, और आपको लिखना पड़ेगा कि n क्या है, n क्या है। तो ये n जो है, n का जो मान है वो 1 से बड़ा भी है और 1 के बराबर भी है, और n का मान 10 से बड़ा और 10 के बराबर भी है, क्योंकि 10 तक है। n का मान आपका क्या है, 10 से छोटा भी तो है और 10 भी तो है, n जो है वो 10 भी तो है और 10 से छोटा भी है, इसलिए n का मान जो होगा, इसका मतलब है n का मान 10 भी है, इस ओनली वन लकीर का मतलब n का मान 10 भी है, और n का मान जो है, n का जो मान होगा वो 10 से छोटा भी है। n का मान, इस लकीर का मतलब 1 भी है, और n का मान 1 से छोटा भी है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका कंप्लीट हो गया, ये आपका हो गया रोस्टर रूप में, हम लोगों ने रोस्टर रूप से हम लोगों ने समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिख दिया। क्या किसी भी बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई टेंशन है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो वैसे अब 5 नंबर का सवाल है बच्चों, वीडियो काफी लंबी हो गई है, इस वीडियो में हम लोग इतना ही सवाल करेंगे, अब शेष जो सवाल करेंगे अगली वीडियो में। अब लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।